नमस्कार। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के आपके दिलो दिमाग में उठ रहे हर एक सवाल का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस एक ही वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव कब हैं, कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार को उतारा गया, कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, राष्ट्रीय सट्टा बाजार क्या बोल रहा है, ओपिनियन पोल क्या बोल रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो तीन तीन बार 27 सीटों पर सर्वे करवाई गई उसके क्या परिणाम रहे, सट्टा बाजार किसकी सरकार बना रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जो आपके दिलो दिमाग में उठ रहे होंगे। उन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके दिलो दिमाग में ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जिसका जवाब आपको यहाँ ना मिला हो। कुल मिलाकर के ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश चुनाव की पल पल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के सबसे पहला सवाल आपका यही होगा कि उपचुनाव हैं कब। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने कोई फिक्स तारीख तो नहीं निकाली है, लेकिन चुनाव आयोग ने 29 नवंबर से पहले पहले चुनाव करवाने के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 29 नवंबर से पहले पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करवाना है और उसके साथ ही जो 64 हिंदुस्तान की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इन 65 सीटों पर भी अब निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही मतदान होगा और इन्हीं 65 सीटों में से 27 सीटें मध्य प्रदेश की है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 29 नवंबर से पहले पहले चुनाव होना तय है और इसके साथ ये भी संकेत मिले हैं कि मध्य नवंबर के अंदर कन्फर्म है कि मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे। इसके अलावा 20 सितंबर को चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है। ये संकेत भी जो चुनाव आयोग की तरफ से दे दिए गए हैं। कुल मिलाकर के नवंबर माह के अंदर चुनाव होना लगभग तय है। इस तरह की जो संकेत हैं वो चुनाव आयोग द्वारा दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की 27 सीटों के चुनावी रण में एक तरफ महाराज और शिवराज हैं तो दूसरी तरफ है नाथ और राजा हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक तरफ तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है तो दूसरी तरफ छोटे मियां बड़े मियां हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और सबसे बड़ा कदम तो बीएसपी ने उठाया है। उपचुनाव में बीएसपी अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है अक्सर, लेकिन इस बार कांग्रेस के खिलाफ मायावती ने मध्य प्रदेश की सभी 27 सीटों पर अपने बीएसपी के उम्मीदवार हैं वो उतार दिए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस को पूरा घाटा इस उपचुनाव में होने वाला है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से चुनावी शंख बजा है उसके बाद कमलनाथ और शिवराज दोनों चुनावी मैदान में तो उतर चुके हैं, लेकिन कमलनाथ ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने को लेकर के भी जो अंतिम निर्णय नहीं लिया है। कमलनाथ ने सिर्फ 15 सीटें ऐसी है जहां पर एक एक उम्मीदवार को क्लियर कर दिया है, 5 सीटें ऐसी है जहां से 2-2 उम्मीदवार लाइन में हैं और 7 सीटें ऐसी है जहां से 4 से 5 उम्मीदवार लाइन में हैं। ऐसे में कांग्रेस अभी तक 27 सीटों पर अपने जो नाम है फाइनल नहीं कर पाई है और भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर तो कांग्रेस से आए हुए सभी बागी विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है और जोरा और अगार सीट पर बीजेपी ने भी अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन शिवराज सरकार में 14 ऐसे मंत्री हैं जो अब इन 27 सीटों में से 14 सीटों पर चुनावी रण में उतरेंगे। ऐसे में बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिल सकता है, लेकिन अब इस चुनावी रण को लेकर के कई ऐसे मुद्दे हैं जो शिवराज सरकार को भी घेर रहे हैं और कमलनाथ सरकार को भी घेर रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 2018 के अंदर शिवराज सरकार में शिक्षकों के लिए एक परीक्षा हुई थी और 2019 में उसका रिजल्ट आ गया था, 2019 के अंतिम छोर में। लेकिन उस परिणाम के बाद कमलनाथ ने उन शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी, क्योंकि वो शिवराज सरकार की भर्ती में पास हुए वो सभी शिक्षक थे। इस वजह से कमलनाथ ने उस भर्ती को एक तरह से लटका करके रखा हुआ था। उसके बाद शिवराज सरकार वापस
आ गई। लगभग 1 साल के लगभग हो चुका है इस भर्ती का परिणाम आए हुए। 30,000 ऐसे शिक्षक हैं जो उस भर्ती में पास हुए थे लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं मिली। अब शिवराज सरकार के आते ही कोरोना काल लागू हो गया और ऐसे में कोरोना काल के दौरान शिक्षकों की भर्ती करना संभव नहीं था। अब जो मध्य प्रदेश के 30,000 ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति होनी है, उन्होंने सरकार के खिलाफ एक तरह से हल्ला बोल शुरू कर दिया है, आंदोलन शुरू कर दिया है। वैसे तो शिवराज सरकार के अंदर ही ये भर्ती हुई थी, शिवराज सरकार के अंदर ही ये जो एग्जाम हुआ था, ऐसे में अब कहा जा सकता है कि शिवराज सरकार की ये देन है। लेकिन अब जो शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति को लेकर के स्पष्ट कह दिया है कि यदि उपचुनाव से पहले उनकी नियुक्ति नहीं होती है तो वो उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसको लेकर के वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर चुके हैं, एक ज्ञापन भी उनको सौंप चुके हैं जिसमें उनकी नियुक्ति को लेकर के मांग की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको आश्वासन भी दिलाया है कि वो सीएम शिवराज से बात करके जल्द ही उन सभी शिक्षकों की है वो नियुक्ति करवाएंगे। ऐसे में अब उपचुनाव से पहले यदि शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो कन्फर्म है ये 30,000 शिक्षक बीजेपी के साथ खड़े होंगे, और साथ ही यदि नहीं होती है तो कन्फर्म है कि ये सभी शिक्षक हैं वो अब उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे, जो नियुक्ति को लेकर के अपनी मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में चल रहा है। इसके अलावा एक तरह से जो ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं, उन सीटों को लेकर के कमलनाथ अभी तक अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सत्ता को लेकर के अंतिम निर्णय ग्वालियर चंबल की 16 सीटें करेगी, लेकिन इन 16 सीटों पर चुनाव प्रचार को लेकर के कांग्रेस काफी मंदी चल रही है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीजेपी सदस्यता अभियान चला करके चुनाव प्रचार का आगाज कर चुकी है, जिसमें हजारों सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। SC/ST के वोटर यहाँ पर ज्यादा हैं और ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर हजारों की संख्या के अंदर सिंधिया समर्थकों ने जो कांग्रेस को छोड़ करके कमलनाथ को त्याग करके बीजेपी का दामन थामा था, और ये सदस्यता एक तरह से लाइव भी थी। ऐसे में कहा जा सकता है जो ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं वहां पर चुनावी रण का आगाज कर दिया है। शिवराज खुद वहां पर एक तरह से चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं, सदस्यता अभियान में जा चुके हैं। सिंधिया जी पिछले काफी समय से वहां पर एक्टिव हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी वहां पर धीमी चल रही है। कमलनाथ अभी तक वहां पर एंट्री भी नहीं कर पाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के चुनावी रण में सत्ता की लड़ाई अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच में हो रही है, ना कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में, बल्कि इनके दिग्गज नेताओं को लेकर के अब नाक की लड़ाई हो चुकी है। क्योंकि जो 25 कांग्रेस के विधायक कमलनाथ को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद कमलनाथ के लिए सत्ता में लौटना नाक की लड़ाई हो चुका है और बीजेपी के लिए सत्ता बचाए रखना नाक की लड़ाई हो चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच में अब मध्य प्रदेश के 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, और ये 16 सीटें ग्वालियर चंबल की है वही तय करेगी कि सत्ता कहां रहने वाली है, किसके पक्ष में रहने वाली है। और महाराज के गढ़ की ये सभी के सभी 16 सीटें हैं, यानी कि सिंधिया जी के गढ़ की ये सभी के सभी 16 सीटें मौजूद है। इसके अलावा कांग्रेस ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अब जनता के बीच में रहने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उपचुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति बनाई है। अब कांग्रेस व्हाट्सएप से जनता के साथ संपर्क करेगी और सोशल मीडिया पर एक तरह से झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पहले भी बहुत कर चुकी है। भारत चीन को लेकर के भी काफी सारे झूठ खुद राहुल गांधी फैला चुके हैं। बात बात पर राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और इसी झूठी बुनियाद की वजह से आज कांग्रेस की हालत एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह हो चुकी है। और अब फिर से मध्य प्रदेश में जनता के साथ कमलनाथ ने झूठ आलापना है वो शुरू कर दिया है, और इसको लेकर के सब कांग्रेस ने सभी 27 सीटों पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो जीत की उम्मीद है वो बना ली है। ये तो वो मुद्दे थे जिनको लेकर के मध्य प्रदेश के चुनाव में सरगर्मियां तेज है। अब मैं आपको बताता हूं वो मुद्दे
यानी कि अब कांग्रेस और बीजेपी ने भी एक तरह से सर्वे इन 27 सीटों पर करवाया है और उसी सर्वे के आधार पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। यानी कि 5 सीटें ऐसे हैं जहां पर 2 नाम तय हुए हैं, 15 सीटों पर जो सिंगल नाम तय हो चुके हैं और 7 सीटों पर 4-5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को फाइनल करने से पहले कांग्रेस ने 3 सर्वे करवाए थे और उसी सर्वे के आधार पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। कांग्रेस ने 3 सर्वे करवाए जिसमें से 20 सीटों पर फिलहाल कमलनाथ है वो जीत का दावा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कमलनाथ सोच रहे हैं कि अब कांग्रेस के हाथ 20 सीटें मध्य प्रदेश में लगने वाली है। पहली जो सर्वे कांग्रेस की तरफ से करवाई गई थी वो करवाई गई थी एक्सेस इंडिया की तरफ से, जिसमें 27 सीटों में से 24 सीटों पर इस कंपनी ने सर्वे किया था और कांग्रेस को 21 सीटें दी थी। जी हां दोस्तों, एक्सेस इंडिया कंपनी ने कांग्रेस के खाते में 21 सीटें डाल दी थी। इस तरह का दावा कमलनाथ की तरफ से किया जा रहा है और बीजेपी के खाते में सिर्फ डबरा, बदनावर और बमोरी 3 सीटें ही जा रही है। इस तरह की बात एक्सेस इंडिया की तरफ से कही गई थी। हालांकि सिर्फ 24 सीटों की सर्वे का दावा एक्सेस इंडिया की तरफ से किया गया, 3 सीटें फिर भी बच गई और इन 24 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। इस तरह की बात एक्सेस इंडिया की तरफ से कही गई। दूसरी सर्वे कांग्रेस की तरफ से गुजरात की कंपनी निक्सन की तरफ से करवाई गई। इस निक्सन ने पूरी 27 सीटों पर सर्वे किया और 22 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में डाल दी। इस तरह का दावा कमलनाथ की तरफ से किया जा रहा है और इसके अलावा 2 सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। जी हां दोस्तों, बड़ा मलेरा और सुर्खी एक तरह से कांटे की टक्कर इस निक्सन कंपनी की तरफ से बताई गई है और इन 27 में से सिर्फ 3 सीटें ही निक्सन ने बीजेपी के खाते में डाली और वही जो डबरा, बदनावर और बमोरी, यही 3 सीटें अब निक्सन की तरफ से डाली गई है। ये इस 2 परिणाम के बाद नतीजे रहे और इसके अलावा तीसरी इंटरनल सर्वे भी कांग्रेस की तरफ से करवाई गई जिसमें 27 में से 24 सीटें हैं वो कांग्रेस जीतेगी। इस तरह का दावा कमलनाथ और कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस सर्वे रिपोर्ट के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है कि इस सर्वे के क्या रिपोर्ट थी, उसकी सार्वजनिक किसी तरह की कोई जो जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कमलनाथ की तरफ से दावा इस तरह का किया जा रहा है और साथ ही कमलनाथ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसी सर्वे के मुताबिक उन्होंने उम्मीदवारों को टिकट बांटी है। हालांकि बिहार के चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश का चुनाव होना तो तय हो चुका है, लेकिन इस सर्वे के बाद मध्य प्रदेश में एक तरह से जो कांग्रेस है वो ये बात मान करके चल रही है कि कमलनाथ दोबारा सत्ता में लौटेंगे, लेकिन कमलनाथ को 27 सीटों पर कब्जा करना होगा। बीजेपी की तरफ से जो सर्वे करवाई गई है उसके आधार पर बीजेपी का दावा है कि वो 27 में से 27 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, हालांकि ये इंटरनल सर्वे है, किसी कंपनी के द्वारा बीजेपी की तरफ से सर्वे करवाने की बात सामने नहीं आई है और बीजेपी ने इंटरनल सर्वे के आधार पर यह स्पष्ट कह दिया है कि वो 27 में से 27 सीटों को जीतने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल भी मचा हुआ है। मंदाता सीट पर कांग्रेस ने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने को लेकर के एक तरह से बगावत शुरू कर दी है, क्योंकि वहां पर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट की लाइन से बाहर किया जा रहा है, उम्मीदवारी की लाइन से बाहर किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि मंदाता सीट पर यदि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इस तरह से जो गुटबाजी जो कांग्रेस में चल रही है उसी का परिणाम है कि मंदाता सीट पर कांग्रेस के जो वर्कर हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को चेतावनी दे डाली है। इसके अलावा बांडेर भी एक वो सीट है जहां से फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, फूल सिंह बरैया सहित 3-4 अन्य जो गुट चल रहे हैं उसको लेकर के बांडेर सीट पर फूल सिंह बरैया को हराना अब कमलनाथ के लिए नाक की लड़ाई हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यदि बांडेर सीट से फूल सिंह बरैया जीत कर आते हैं तो फिर कमलनाथ का सीएम गद्दी पर बैठना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह की बातें सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब कमलनाथ को सीएम चेहरे के रूप में नहीं बल्कि फूल सिंह बरैया को सीएम चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश में कांग्रेस है वो देख सकती है और
इसी डर के चलते अब एक तरह से फूल सिंह बरैया को हराने का काम है वो कमलनाथ की तरफ से किया जाएगा, इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। बीएसपी का गढ़ है वैसे तो बांडेर सीट, लेकिन यहां पर जो बीएसपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया है और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलकर के बीएसपी ने एक नई रणनीति भी तैयार की हो गई, जिसको लेकर के फूल सिंह बरैया को हराने की रणनीति यहां पर बनाई जा चुकी है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले काफी ज्यादा घमासान फिलहाल मचा हुआ है। जो विरोध चल रहे थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, और कांग्रेस किस तरह से सीटें ले रही है, फिलहाल के लिए कितनी सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है और उनकी सर्वे में कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, उसको लेकर के भी मैं आपको बता चुका हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि कोरोना काल के दौरान चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों को लेकर के किस तरह के नियम कानून बनाए हैं। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को मनाने के लिए 24 अगस्त को एक गाइडलाइन जारी की थी। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन में लिखा है कि चुनावी रण में उतरे उम्मीदवार को नामांकन पत्र, शपथ पत्र और सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी। अब इन उम्मीदवारों को एक तरह से जो एक भीड़ एकत्रित करके अपने साथ नहीं लेकर जानी होगी, उनको सिर्फ ऑनलाइन ही ये पूरा प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। घर घर जाकर के सिर्फ 5 लोग ही संपर्क कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग घर घर जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं, उस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है और स्पष्ट कहा है कि सिर्फ 5 लोग ही घर घर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। चुनाव के काम में लगने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और चुनाव से जुड़े हॉल या फिर रूम या फिर परिसर में प्रवेश के दौरान थर्मल स्कैनिंग करवाना भी आवश्यक होगा। इस तरह की शर्तें हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। हर केंद्र पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होना अनिवार्य है। ये शर्त भी जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन में है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, ये गाइडलाइन में दर्ज है। ऐसे में जो लोकतंत्र का पर्व है वो इस बार कोरोना की वजह से जो धूमधाम से नहीं मनाया जा सकता है और भीड़ एकत्रित करने पर पूर्ण रूप से रोक है। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ हुए, शिवराज हुए, बीजेपी कांग्रेस के अन्य नेता हुए, वो जब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं तो भीड़ तो उनके साथ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हर रोज एक आध वीडियो देखने को मिलती है जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस का विरोध मध्य प्रदेश की जनता में देखा गया, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका खूब विरोध हो रहा है, जनता उनके पीछे पड़ रही है। जिस तरह से किसान भी अब कमलनाथ से काफी नाराज हैं और झूठी बुनियाद रखने की वजह से कमलनाथ की सरकार गिरी थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब मैं आपको इन मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय सट्टा बाजार की वो सर्वे के बारे में बताता हूं, जिसमें कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार को कितना जो प्रतिशत वोट मिल रहा है, कौन से सीट पर कौन से उम्मीदवार को जीत मिल रही है और मध्य प्रदेश के अंदर कितनी सीटों पर बीजेपी और कितनी सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करेगी। और एक एक उम्मीदवार के नाम के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है। राष्ट्रीय फ्लो सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए जो सर्वे की है उसके आधार पर यह तो तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ और कांग्रेस के झूठे झांसों की वजह से अब मध्य प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और भी अन्य कई जो मुद्दे थे जिनको लेकर के कमलनाथ का खूब विरोध मध्य प्रदेश में हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मच रहे घमासान के दौरान उम्मीदवारों की स्थिति को भी आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। शुरुआत करते हैं जोरा सीट से। जोरा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तो क्लियर नहीं किया है, लेकिन ₹1.10 का भाव यहां बीजेपी के उम्मीदवार को दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भानु प्रताप सिंह को जोरा सीट के मैदान में उतारा है, जिनको ₹1.06 का भाव दिया जा रहा है। फिलहाल जोरा सीट सट्टा बाजार ने सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के खाते में डाल दी है। आगर सीट जो 80 रिजर्व है, यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार का नाम क्लियर नहीं है, लेकिन 2003 से ही बीजेपी का यहाँ लगातार कब्जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार को ₹1 का भाव यहाँ दिया जा रहा है। कांग्रेस ने विपिन वानखेड़े को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको ₹1.60 का भाव दिया जा रहा है। सट्टा बाजार ने आगर सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में डाल दी है।
ग्वालियर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनको 1 रुपये 5 पैसे का भाव दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने सुनील शर्मा को ग्वालियर सीट पर उतारा है, जिनको 1 रुपये 23 पैसे का भाव दिया जा रहा है। सट्टा बाजार ने ग्वालियर सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में डाल दी है। ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको 1 रुपये 16 पैसे का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस को यहां 1 रुपये 18 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में ग्वालियर पूर्व की सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। डबरा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं इमरती देवी, सरकार में मंत्री भी हैं, उनको 1 रुपये 12 पैसे का भाव दिया जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम क्लियर नहीं है, लेकिन 1 रुपये 35 पैसे का भाव यहां पर सट्टा बाजार कांग्रेस को दे रहा है। डबरा सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। डबरा सीट 80 रिजर्व है। कांग्रेस की सर्वे में भी डबरा सीट बीजेपी के खाते में ही गई थी। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको 1 रुपये 20 पैसे का भाव दिया जा रहा है। और कांग्रेस ने KL अग्रवाल को बमोरी सीट पर उतारा है, जो बीजेपी से ही कांग्रेस में आए हुए हैं, उनको 1.5 रुपये का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में बमोरी सीट बीजेपी के खाते में फिलहाल डाल दी गई है और कांग्रेस की सर्वे में भी बमोरी सीट बीजेपी के खाते में ही गई थी। सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको 1 रुपये 24 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम अभी नहीं आया, लेकिन 1 रुपये 28 पैसे का भाव यहां पर कांग्रेस को मिल रहा है। ऐसे में सुर्खी सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सांची जो 80 रिजर्व सीट है, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रभुराम चौधरी। कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम क्लियर नहीं है। प्रभुराम चौधरी को 1 रुपये 2 पैसे का भाव दिया जा रहा है और कांग्रेस को 1 रुपये 8 पैसे का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में सांची सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सांवेर सीट जो 80 रिजर्व है, यहां से तुलसी सिलावट बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनको सट्टा बाजार बराबर का भाव दे रहा है। और तुलसी सिलावट से मुकाबला करने के लिए प्रेमचंद गुड्डू को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, जिनको 1 रुपये 65 पैसे का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में सांवेर सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सुमावली से आयदल सिंह कंसाना हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको 1 रुपये 13 पैसे का भाव दिया जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम साफ नहीं है अभी। 1 रुपये 20 पैसे का भाव यहां कांग्रेस को दिया जा रहा है। सुमावली सीट फिलहाल के लिए सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको 1 रुपये 18 पैसे का भाव दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस से राकेश मावई हैं, जिनको 1 रुपये 15 पैसे का भाव दिया जा रहा है। सट्टा बाजार ने मुरैना सीट फिलहाल कांग्रेस के खाते में डाल दी है। दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस की तरफ से हैं, गिरिराज डंडोतिया बीजेपी की तरफ से हैं और गिरिराज डंडोतिया को 1 रुपये 15 पैसे का भाव दिया जा रहा है। रविंद्र सिंह तोमर को 1 रुपये 17 पैसे का भाव दिया जा रहा है। फिलहाल दिमनी सीट पूर्ण रूप से बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार ने डाल दी है। अंबा जो 80 रिजर्व सीट है, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं कमलेश जाटव, जिनको 1 रुपये 13 पैसे का भाव दिया जा रहा है और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सत्य प्रकाश सखवार, जिनको 1 रुपये 10 पैसे का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में अंबा सीट जो 80 रिजर्व है, कांग्रेस के खाते में सट्टा बाजार ने डाल दी है। मेहगांव से राकेश सिंह चतुर्वेदी हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से OPS भदौरिया हैं। बीजेपी की तरफ से OPS भदौरिया को 1 रुपये 3 पैसे का भाव दिया जा रहा है और कांग्रेस के राकेश सिंह चतुर्वेदी को 1 रुपये 5 पैसे का भाव दिया जा रहा है। कांटे की टक्कर यहां पर बताई जा रही है। मेहगांव सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में जा रही है। गोहद जो 80 रिजर्व सीट है, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रणवीर जाटव, जो सिंधिया जी के काफी नजदीकी हैं, उनको सट्टा बाजार बराबर का भाव दे रहा है। और कांग्रेस से रामनारायण सिंह हैं, जिनको 1 रुपये 40 पैसे का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। ऐसे में गोहद सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार ने डाल दी है। बांडेर सीट ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। संतराम सिरोनिया बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन ये BSP का गढ़ भी है और BSP ने इस बार उपचुनाव में अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है और फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। संतराम सिरोनिया जो बीजेपी की हैं, उनको 1 रुपये 20 पैसे का भाव मिल रहा है, लेकिन फूल सिंह बरैया को यहाँ 1 रुपये 25 पैसे का भाव मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कई गुट बने हुए हैं और कमलनाथ गुट कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया को हराना चाहता है। फिलहाल के लिए सट्टा बाजार ने बांडेर सीट को जो एक तरह से बीजेपी के खाते में डाल दिया है। करेरा सीट जो 80 रिजर्व है, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जसवंत जाटव छित्री वाले हैं, जिनको 1 रुपये 10 पैसे का भाव मिल रहा है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हैं, प्रादी जाटव और शकुंतला खटीक, इनमें से एक का नाम क्लियर होगा और कांग्रेस को यहां पर 1 रुपये 7 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में करेरा सीट फिलहाल के लिए कांग्रेस के खाते में जा रही है। पोहरी सीट से सुरेश धाकड़ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनको 1 रुपये 26 पैसे का भाव मिल रहा है और कांग्रेस से हरीफ वल्लभ शुक्ला हैं, जिनको 1 रुपये 29 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में सुरेश धाकड़ 1 रुपये 26 पैसे के भाव के साथ यहां पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोहरी सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अशोकनगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं जसपाल जज्जी, इनको 1 रुपये 10 पैसे का
का भाव मिल रहा है। कांग्रेस ने अभी भी नाम क्लियर नहीं किया है। कांग्रेस को यहाँ पर 1 रुपये 7 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में अशोकनगर सीट फिलहाल के लिए कांग्रेस के खाते में जा रही है। मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको 1 रुपये 3 पैसे का भाव मिल रहा है और कांग्रेस ने अपना नाम क्लियर नहीं किया है। 2 यहाँ पर उम्मीदवार लाइन में हैं और इनको 1 रुपये 18 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में मुंगावली सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार ने डाल दी है। अनूपपुर जो SC/ST रिजर्व सीट है, यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं बिसाऊ लाल सिंह, उनको 1 रुपये 9 पैसे का भाव मिल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम क्लियर नहीं है। 4 उम्मीदवार यहाँ पर लाइन में हैं, उनको 1 रुपये 23 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में अनूपपुर सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। और पिपलिया से मनोज चौधरी हैं बीजेपी के उम्मीदवार, उनको 1 रुपये 8 पैसे का भाव मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिनको 1 रुपये 10 पैसे का भाव मिल रहा है। हॉट पिपलिया सीट पर भी काफी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल हॉट पिपलिया सीट है वो बीजेपी के खाते में जा चुकी है। बदनावर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं राजवर्धन सिंह, उनको 1 रुपये 12 पैसे का भाव मिल रहा है, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर राजेश अग्रवाल को उतारा है, जिनको 1 रुपये 35 पैसे का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। ऐसे में बदनावर सीट सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है और कांग्रेस की सर्वे में भी बदनावर सीट बीजेपी के खाते में ही गई थी। सुहासरा से राकेश पाटीदार कांग्रेस की तरफ से हैं। हरदीप सिंह डंग जो सरकार में मंत्री भी हैं बीजेपी की तरफ से हैं, और डंग को 1 रुपये 25 पैसे का भाव सट्टा बाजार दे रहा है, जबकि कांग्रेस से राकेश पाटीदार को 1 रुपये 30 पैसे का भाव दे रहा है। ऐसे में सुहासरा सीट पर हरदीप सिंह डंग कमल खिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। नेपा नगर जो SC रिजर्व सीट है, यहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं सुमित्रा देवी, जो पिछले दिनों जुलाई महीने में ही बीजेपी में आई थी कांग्रेस को छोड़ करके। 1 रुपये 1 पैसे का भाव यहां सुमित्रा देवी को दिया जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम क्लियर नहीं है। 5 लोग यहां पर लाइन में हैं। 1 रुपये 13 पैसे का भाव यहां कांग्रेस को मिल रहा है। ऐसे में फिलहाल ये सीट है वो बीजेपी के खाते में डाल दी है। मलेरा सीट जहां से प्रद्युमन सिंह लोधी हैं बीजेपी की सरकार में जो उम्मीदवार भी हैं, और निश्चित तौर पर प्रद्युमन सिंह लोधी भी पिछले दिनों ही कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे, उनको 1 रुपये 19 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि मलेरा सीट पर कांग्रेस को 1 रुपये 17 पैसे का भाव दिया जा रहा है। कांग्रेस के 4 से 5 उम्मीदवार टिकट की लाइन में खड़े हुए हैं, फिर भी कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रद्युमन सिंह लोधी यहां पर बीजेपी का कमल नहीं खिला पाएंगे। ऐसे में मलेरा सीट कांग्रेस के खाते में फिलहाल डाल दी गई है। मंदाता सीट से नारायण सिंह पटेल हैं बीजेपी की तरफ से, जिनको 1 रुपये 21 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस को यहां पर 1 रुपये 25 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में मंदाता सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है, और इसको डालने के लिए एक कारण और भी है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक तरह की जो यहां पर विद्रोह काफी ज्यादा मौजूद है उनमें, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज हैं, जिसका एक तरह से पूरा हर्जाना कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कमलनाथ की खिलाफत मंदाता सीट पर हो रही है। ऐसे में नारायण सिंह पटेल आसानी से बीजेपी का कमल यहां पर खिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब सीटों को ध्यान में रखें तो कांग्रेस के हाथ सिर्फ 6 सीटें लग रही है, जबकि कांग्रेस की खुद की सर्वे जिसमें कमलनाथ दावा कर रहे थे कि वो 24 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, उनमें से सिर्फ 6 सीटें ऐसी है जिसको लेकर के राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अंतिम मोहर लगा दी है, और बीजेपी के खाते में 21 सीटें इस बार जा रही है, क्योंकि बीएसपी के एक उम्मीदवार को लेकर के जो जीत एक तरह से वहां पर दर्ज हो रही थी, उस पर अब कई तरह के जो बांडेर सीट पर हैं वो कई तरह के जो कह सकते हैं कि अब संकट पैदा हो चुके हैं, क्योंकि बीएसपी और बीजेपी ने मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर ली, जिसकी वजह से जो फूल सिंह बरैया को हारना एक तरह से हार का मुंह देखना पड़ेगा, और दूसरी तरफ कमलनाथ भी कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया को हरा कर ही राजी हैं। और इसीलिए जो बांडेर सीट है वो बीएसपी के हाथ तो लग रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रणनीति बना करके नई तरीके से इस चुनाव को लड़ा जाएगा, जिसमें फूल सिंह बरैया को हार का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब 6 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी, जबकि बीजेपी 21 सीटों तक अपना जो वर्चस्व है वो कायम कर सकती है। और इनके सट्टा भाव की बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 रुपये 70 पैसे का भाव सट्टा बाजार दे रहा है, यानी कि 1 रुपये का सट्टा लगाने वाले को 2 रुपये 70 पैसे वापस
वापस मिलेंगे यदि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार दोबारा बनती है तो। और यदि बीजेपी सरकार में बहुमत साबित कर देती है तो 1 रुपये 8 पैसे का भाव भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यानी कि यदि शिवराज सरकार पूर्ण बहुमत 116 का आंकड़ा है वो साबित कर देगी तो 1 रुपये का सट्टा लगाने वाले को फिलहाल 1 रुपये 8 पैसे राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के राष्ट्रीय सट्टा बाजार की इस सर्वे रिपोर्ट में एक तरह से शिवराज सरकार पूर्ण बहुमत साबित करती हुई दिखाई पड़ रही है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।